वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला बन रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से थोड़ा समय बच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जितनी रिकॉर्डिंग्स हो सके उनको पूरा किया जाए। इस श्रृंखला के अंदर एक मन में इच्छा थी काफ़ी पहले से, वैसे तो मैं करता आया था, और वो ये थी कि एक बायोग्राफी जो मेरी ऑटोबायोग्राफी रहे वो कम से कम आप सबके साथ में साझा की जाए, और आपके साथ साझा ना भी की जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर ज़रूर रहे। वो उसके दो रीज़न हैं। उसके दो रीज़न ये हैं, एक तो ये तो पक्का है कि जो प्रोजेक्ट हम 6 साल में बनाने में कामयाब हुए हैं ये अलग है, और मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं वाक्षी को शुरू कर पाया, मुझे खुशी इस बात की ये है कि हम उसे सस्टेनेबल तरीके से आगे लेके जाने में कामयाब हो रहे हैं। और ये मुश्किल काम था। ये मुश्किल काम इसलिए था बिकॉज़ जब मैंने स्टोर को शुरू किया था आज से 6 साल पहले, जब बिज़नेस शुरू किया था, मुझे आज भी एक लड़की थी जो हमारे स्टोर पे आई थी। लड़की क्या थी, हमारी उम्र की थी, तो और वो उस समय पे उन्होंने हमें ये कहा था कि देखो यार, आप जब हमने उनको पूरी डिटेलिंग वगैरह बताई, प्रोजेक्ट बताया, उन्होंने कहा आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी जैसे आप लोग हो ना वैसे टिके रहना। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त इंडिया में ये है कि जो व्यक्ति शुरू करता है वो उस मार्ग से भटक जाता है। इसलिए 6 साल से मेरा बहुत फोकस रहा कि जो चीज़ हमने शुरू करी है अगर वो अच्छी है, लोगों को मदद कर रही है, तो हमें इस मार्ग से भटकना नहीं है। दिस इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे शोल्डर्स पे है। अब इसकी श्रृंखला के अंदर मुझे लगता है कि मुझे एक ऑटोबायोग्राफी इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि आज मैं हूँ, कल को कोई और व्यक्ति वाक्षी को आगे लेके जाएगा, उस समय पे पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो कम से कम उन्हें ये पता हो कि जो ये व्यक्ति था जिसने ये शुरू किया था वो ऐसा बना क्यों। आज जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसमें ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन जैसे मेरे पिछले 38 ईयर्स बीते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि जो आज मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं उसे कर पा रहा हूँ, परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 70-75% तक अगर मैं उसे करने में कामयाब हो रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि पिछले 38 ईयर्स मेरे धुआंधार गुजरे हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने, मेरी खुद की सोच ने खुद को इस तरीके से ढालने पे मजबूर कर दिया कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आकर वो पैराडाइम शिफ्ट लाने में कामयाब हो पाऊँ। इसलिए बायोग्राफी की सीरीज़ जो है वो मुझे लगता है मेरे को शुरू करनी चाहिए। दूसरा, मैं चाहता हूँ कल को अगर हमारे बच्चे भी आएंगे, अगर वो भी आगे इस बिज़नेस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, या कोई और भी आए वो वाक्षी की श्रृंखला को आगे बढ़ाए, तो उनको ये पता हो कि उनकी ट्रेनिंग जो इतनी खतरनाक है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले लोगों की ट्रेनिंग मैं बड़ी रोबस्ट करवाता हूँ, अलग तरीके से करवाता हूँ, अतरंगी तरीके से कराता हूँ, और अब तो बच्चों की परवरिश शुरू होनी है, तो ये मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर सब कुछ वैसे रहा जैसे मैंने प्लान किया है तो बच्चों की परवरिश बड़ी अतरंगी तरीके से होगी। ये आप देखते भी होंगे, जो लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हैं, जो मेरे स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं, मैं जो कन्वेंशनल चीज़ें चलती है उसके खिलाफ मैंने 38 साल तक, मतलब हर चीज़ जो समाज में चल रही है मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा क्यों, और जब मुझे क्यों का जवाब नहीं मिला तो मैंने अपनी नई श्रृंखला जो है शुरू कर दी कि ऐसे होना चाहिए तो फिर ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे हम। तो ऐसी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई हमेशा। तो बायोग्राफी की सीरीज़ के अंदर करने को तो वैसे बहुत बातें हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको एपिसोड्स जो है शेयर करूंगा जिनको सुनने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ मेरे दब्बू से हीरो बनने की कहानी। जब पहली बार मुझे अपने जीवन के अंदर ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक वो कहते हैं ना, एक पिक्चर के अंदर जो हीरो होता है उसके अंदर एक हीरोइक फैक्टर होता है, वो जब मुझे खुद के अंदर महसूस होने लगा, और उसके अंदर क्या उसके अंदर संघर्ष की कहानी रही, किस तरह से ईश्वर ने मुझे जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान कराया कि बेटा ये जीवन है, इस जीवन को सिद्धांतों के साथ अगर जीना है तो कैसे निकलेंगे। शुरुआत तो इसकी बचपन से हो गई थी काफ़ी, फिर भी आज बायोग्राफी के एपिसोड के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मेजर, जो बहुत बड़ा शिफ्ट आया, वो शिफ्ट आया मेरी 12th के बाद। तो 12th तक की जो पढ़ाई थी वो हमने स्कूल के अंदर करी थी। हम पानीपत में रहते थे, मेरा होम टाउन था और मॉडल टाउन के अंदर मैं रहता था। और फिर वहाँ पर जब मेरी पढ़ाई लिखाई जब मेरी पूरी हो गई थी पानीपत में, तो वी आर फ्रॉम अग्रवाल। और आप लोग अगर अग्रवाल के बारे में या बनियों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन आता है गौरव गुप्ता करके, उसको सुनिएगा। मैं बहुत बार सुनता हूँ और हंसते तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली अग्रवाल आर लाइक दिस ओनली। हम लोगों को बहुत पैम्परिंग करके पाला जाता है ना, और इतनी पैम्परिंग कर दी जाती है कि हमें बाहर के समाज की, बाहर की दुनिया का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता कि भैया दुनियादारी होती क्या है। तो 12th में जब मैं पानीपत में जब तक मैं पला बड़ा हुआ था, माई चाइल्डहुड वॉज प्रिटी टफ, वॉज वेरी रफ, बहुत अलग और ऊबड़ खाबड़ और बड़ा अजीब सा रहा था। मतलब मेरे चाइल्डहुड के अंदर मुझे लगता नहीं कि मेरे बचपन के बारे में कुछ भी याद करके मुझे खुशी हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। इट वॉज जस्ट अ टाइम दैट
दैट पास्ट। तो बचपन जो था बड़ा अजीब सा और बड़ा ही, मैं कर सकता हूँ, कष्टदायक सा रहा, जबकि सारी सुविधाएं और सब ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन फिर भी। और उसके बाद में जो मेरी कॉलेज लाइफ आई, और कॉलेज लाइफ से लेके अब तक जो आया है सुख, मैंने पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों के अंदर, जब मेरी जॉब वगैरह, मेरी जब जॉब लगी तब से मैंने थोड़ा सुख को भोगना शुरू करा। और जो मेरी कॉलेज लाइफ थी दैट वाज प्रिटी स्ट्रगल और एडवेंचरस थी। तो आप 3 भागों में मेरी लाइफ को बांट सकते हैं। चाइल्डहुड काफ़ी रफ था, बहुत टफ था, बड़ा अजीब सा था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में मैं कुछ अच्छा कहूँ। माई स्कूल लाइफ वॉज नॉट, प्रिटी बोरिंग, बहुत बड़ी बोरिंग थी। और आने के बाद में बड़ा शेड्यूल बड़ा अजीब था। दैट इज़ अ रीज़न कि मुझे पढ़ाई से नफरत बहुत है, जो पढ़ाई हमें करवाई गई है उससे। और ये रीज़न है उसमें से, प्राइम रीज़न, कि मैं अपने बचपन की तरफ नहीं जाता, कि उस पढ़ाई से मैं पढ़ाई में हमेशा टॉप करके गया, लेकिन टॉप करने के बाद 95% पाने के बाद मुझे इस समय के जो करिकुलम सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उससे मुझे सच में बहुत नफरत है। मुझे लगता है कि हमने पढ़ लिया लेकिन कुछ काम का कुछ नहीं था। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में जाने के बाद में डब्बू से हीरो बना, और हीरोइक फैक्टर जो मेरे अंदर आया, वहाँ से मेरे जीवन में सिद्धांतों की रचना हुई कि मेरे को अपने जीवन के अंदर कैसे सिद्धांतों को सीखना है। और फिर वहाँ से एडवेंचरस एक्टिविटी, स्ट्रगल की एक्टिविटी, मेहनत की जी तोड़ की एक्टिविटी, ये सब शुरू हुई। सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई कि मुझे अपने जीवन को बनाना क्या है। और फिर मैं जब जॉब में आया तो जॉब के बाद भी धुआंधार एडवेंचर चलता रहा, और वो एडवेंचर विद रिजल्ट्स मेरे को मदद कर रहा था। और जब मैंने जॉब किया था उसके बाद में तो खुल्लम खुल्ला जो हमने, मतलब ज़िंदगी में जो करना चाहते थे वो किया हमने। जब मेरी जॉब लग गई थी, जब मैं फिनेंशियली फ्री हो गया था, एक तरह से माता पिता से पैसे नहीं मतलब आते थे, तो फिर हमने खींचा और हमने कहा भैया धरती पे जीवन मिला है तो जीवन को ऐसे जिएंगे, देखी जाएगी जो होगी। तो इसीलिए जो बायोग्राफी की सीरीज़ है, अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको एडवेंचर और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मेरे जीवन में जब मैं अपनी लाइफ के बारे में जब उसे रिकैप करके सोचता हूँ तो मुझे इतना रोमांच महसूस होता है, मुझे लगता है कि मैं भी आपको भी उसका रोमांच का हिस्सा बना पाऊँगा। तो आज मैं आपको एपिसोड बताता हूँ। तो 12th के बाद में क्या था, 12th तक हमने दुनियादारी देखी नहीं थी। अग्रवाल पीपल दे आर लाइक, बच्चों को बहुत पैम्परिंग, हर चीज़ घर में आके मिल जाना, तो बच्चों को दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता। और मुझे आज भी याद है जब 12th के बाद में हम लोग, मेरे पापा मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे। मेरी पढ़ाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से हुई है, और वहाँ पे 4 साल का मेरा बी फार्मा का कोर्स था। बहुत कभी हमने आप लोगों को बताया नहीं, बट उस समय पे 12th के अंदर जो था, 12th के बाद मैंने प्लान किया था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो मैं बेसिकली एक्टिंग, डांस, ये आपको आज मेरी वीडियो से पता भी चलता होगा, और उसके अंदर फेयरली गुड, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं था कि चलता फिरता हॉबी हो मेरी। बहुत सिंसेयरली मैंने उसे परस्यू किया था, बहुत सिंसेयरली मैंने उसकी तैयारी की थी। मुझे लगता है अगर आज मैं होता, अब ये तो आप सबका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। आज अगर मैं बॉलीवुड में भी होता तो ये बॉलीवुड में जितना कचरा आपको दिख रहा है, तो अगर मैं वहाँ पर होता और अगर मैं अभी तक ज़िंदा होता तो मैं बॉलीवुड के कचरे को भी साफ़ करके, द वे यू आर सीइंग कंगना रनौत ना, कि वो फिल्म्स जो बना रही है वो एक अलग सीरीज़ की बना रही है, तो उस तरह का कुछ कर रहा हूँ। मैंने 7th 8th के अंदर, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने 2 गाने लिख डाले थे। वो गाने अच्छे खासे गाने थे, मतलब आप सोचिए, लिरिक्स भी खुद के हैं, म्यूज़िक भी खुद का है। गाना तो खैर मुझे नहीं आता, बट लिरिक्स और म्यूज़िक तक मैंने 7th 8th में था, तब तक 2-4 मैंने 5-6 गाने लिख दिए थे अलग अलग, जिनमें 2 गाने तो मुझे आज भी याद है, वो बहुत अच्छी धुन उसकी क्रिएट की गई थी। यूनिवर्सिटी में एक बार फ्रेंड्स को मैंने सुनाई भी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, एंड दे वर लाइक, दोस्त होते हैं वो कहते हैं यार ज़बरदस्त है, पर उनका कुछ हुआ नहीं। आज वो मेरे को डायरी भी नहीं पता जिसमें मैंने वो लिखे थे गाने, बट दैट्स हाउ क्रिएटिविटी वॉज देयर इन मी, उस टाइम पे थी। और 12th के बाद तक मैंने ये माइंड बना लिया था कि यार मुझे मुंबई जाना है और मुझे कुछ करना है। बट जैसा कि हर घर में इंडियन पेरेंट्स के अंदर होता है, अरे भैया तुम कहाँ बम्बई में जाके ख़राब हो गए, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ करो। तो माता पिता के साथ में हल्का सा बातचीत हुई, थोड़ा मतभेद हुए। हमने कहा नहीं भैया हम जाना चाहते हैं, तो माता पिता ने कहा भैया अगर तू वो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 12th तक के बाद में तो इतना चलता भी नहीं था, तो माता पिता ने फिर उस समय पे बोला नहीं भैया आप वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए जाइए। तो फिर हिसार के अंदर ग्रेजुएशन के लिए गया। उस समय पे दुनियादारी हमें इतनी भी नहीं पता थी कि मेरे पिताजी, मुझे आज भी याद है जब हम बस में पहली बार बैठे तो पिताजी ने, मतलब वहाँ पे जो बस के अंदर कंडक्टर आते हैं, तो उन्होंने पूछा कि भैया आपके पास टिकट है। तो मैं उन्हें अपनी जेब से टिकट निकाल कर दिखा रहा था कि एक्चुअली मेरे पास टिकट है। तो मेरे पिताजी ने बताया भैया ये दिखानी नहीं होती है,
मतलब ये आपने ले लिया तो ले लिया है, आपको उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो टिकट चेकर नहीं है, वो सिर्फ कंफर्म कर रहा है। टिकट चेकर्स अलग आते हैं, है ना, फ्लाइंग की टीम अलग आती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप सोचिए 12th एक बच्चे की पास हो गई है, बट उसको बस में भी कभी वो अकेले नहीं बैठा, इस तरह का हाल था। तो वहाँ से जब हम हिसार गए तो वहाँ जाने के बाद में जो है एक्सपोजर्स अलग शुरू हुए, और वहाँ से मुझे लगता है कि बच्चों को दुनियादारी सिखानी कितनी ज़रूरी है। ये एक अलग चैप्टर ऑफ लाइफ होता है जिसको हमें शुरू करना चाहिए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जब मेरी छोटी बच्ची है उसको मैं क्यों इतना घुमाता हूँ, और क्यों अकेले अकेले लेके, जो बच्ची है छोटी उसको आपने देखा होगा मैं गुजरात लेकर चला गया, मतलब एवरीबडी वो सरप्राइज अराउंड मी, अरे भैया तुम 1 साल की बच्ची को लेके, बाप लेके कब आने लग गया, माँ कहाँ है इसकी। एंड देयर वर हेल लॉट ऑफ पीपल हु वर थिंकिंग ओ हो शायद हो सकता है माँ। मैंने कहा भैया क्या कर सकते हैं, किसी को जवाब तो नहीं देना, बट फेशियल एक्सप्रेशन से दुनिया का पता चल जाता है। अरे भैया तुम अपनी बेटी को, 1 साल की बेटी को लेके कहाँ घूम रहे हो अकेले, को माँ के बिना बच्चा कहाँ घूमता है। बट दैट्स हाउ वो चीज़ आई चीज़ें। तो जब मैं यहाँ से अपनी 12th के बाद में जब मैं ग्रेजुएशन के लिए निकला, तो ग्रेजुएशन में जाते ही धुआंधार एक्सपीरियंसेस हुए। तो उस समय पे यूनिवर्सिटी में जब गए थे तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो कम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको दुनियादारी का बाहर का कुछ पता ही नहीं है। तो जब मैं गया तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे अंदर एक ख़ास बात क्या थी कि मैं मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकता था। अभी भी कई लोग जो मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं जानते हैं, उस समय में मुझे याद है मैं तकरीबन 24 से 25 एक्टर्स की जो थी वो मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेता था। अब हर कॉलेज में ये होता है, सबसे पहले जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके साथ रैगिंग होती है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली 4th ईयर में, हम तो फर्स्ट ईयर में बी फार्मा में गए थे, और वो क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी थी तो अलग अलग उसके अंदर डिपार्टमेंट्स थे। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4th ईयर के अंदर एक मित्र थे, मतलब एक मित्र के एक मतलब वो था, बाद में मित्र हो गए थे, और वो व्यक्ति जो था उसको गॉड कहा जाता था वहाँ। तो अब मैं जब गया तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब कल्चर है। यहाँ हिसार के अंदर एक व्यक्ति है जो बाइक पे आता है, उसके साथ में पीछे 3-4 लड़के आते हैं, हाथ में उनके रोड है या कुछ है, और खुला खुला यूनिवर्सिटी में घूम सकते हैं, और सब लोग उसको आने पे बोलते थे गॉड आ गया, गॉड आ गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब ये तो हमने कभी देखी नहीं कि भैया ये दुनियादारी है जिसके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास में भी मतलब उनकी इतनी धाक है, इतनी गुंडागर्दी है कि उनको गॉड कहा जाता है। तो बाद में पता चला कि उनका वहाँ पे ना हरियाणा के अंदर एक सरनेम होता है जिसे गॉड कहा जाता है ना। तो वो गॉड की जगह पे गॉड बोलते थे, और हम लोग जब शुरू में गए थे मतलब हमें ये लगता था यार बंदा इतना महान है, इतने बड़े काम कर चुका है, या इतना बड़ा गुंडा है कि दुनिया डर के मारे जैसे लोगों को डॉन बोलती है वैसे इसको गॉड बोलती है। तो वो व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति जो था जब रैगिंग के लिए यूजली होता था, तो जब पहली बार हुई रैगिंग वगैरह इस तरह से कुछ हुई, तो उसके अंदर क्या हुआ कि सब लोगों को बुलाकर वो पूछ रहे थे हाँ भाई तुम बताओ क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो मैंने जब मिमिक्री इस तरह करके दिखाई तो सीनियर्स जो थे इम्प्रेस थे। अच्छा, उसमें 1-2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि रैगिंग इज़ एक्चुअली बैंड, रैगिंग वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम, क्योंकि उस समय पे ऐसे केसेस हो रहे थे जिसमें रैगिंग के अंदर बच्चों की जान तक चली गई थी। तो उसी 1-2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई थी, बट रैगिंग तो होती थी। तो जब ऐसी होती थी तो ठीक है, एक रैगिंग होती थी तो, और उसके अंदर जो सीनियर्स थे वो बहुत मतलब अब डाउन हो गए थे, वो गलत बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, थोड़ी बहुत रहती थी रैगिंग, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, सब लोगों का बच्चों का होता था। तो रैगिंग हमारी भी अगर साथ में होती थी, कभी गलत काम कुछ हुए नहीं, बट सम हाउ इट जस्ट मूव्ड। और हमारे जो सीनियर्स थे बी फार्मा के वो इतने बुरे लोग नहीं थे, वो ठीक ठाक लोग थे, अच्छी फैमिलीज़ के थे, तो ऐसी बात भी बन गई। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम आई, मैं बी फार्मा में था एंड दैट गाय वॉज देयर इन इंजीनियरिंग, और वो इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के अंदर था। तो अब क्या होता है सीनियर का कि अब उसके पास में उसको ये लगता था कि यार ये टैलेंटेड बंदा है, ये मिमिक्री करता है या कुछ करता है। तो वो क्या करता था, वो यूजुअली मुझे कभी भी बुला लेता था कि यार आ जा, 5 दोस्तों को लेकर आता था और कहता था यार मिमिक्री करके दिखा, मिमिक्री करके दिखा। अच्छा, सीनियर्स होते हैं तो जूनियर्स को कभी भी बोल सकते हैं कि आप करके दिखाओ, आपको तो, आप तो उनके लिए जोकर और नौटंकी हो, आपको तो करनी पड़ेगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं नीचे मेस में अपना खाना खाने के लिए अपना भोजन जो था वो ले रहा था, और लेकर मैं फिर अपनी टेबल के पास बढ़ रहा था, और इतने में वो आया, और आने के बाद में वो टेबल पे बैठा हुआ था 4 दोस्तों के साथ में, और 4 दोस्तों के साथ बैठते हुए उसने कहा अरे भैया वरुण इधर आओ। तो मैं गया, मेरे हाथ में खाने की प्लेट ही थी, तो उसने कहा अरे भैया तुम मिमिक्री करके दिखाओ। तो मैंने कहा सर ये तो भोजन का टाइम है, मेरे हाथ में थाली है, मैं तो भोजन करने के बाद में कर सकता हूँ, अभी तो मैं खाना खाऊंगा, मेरे हाथ में भोजन है। तो कहते हैं भाई सीनियर को मना नहीं करते हो, भोजन को वहाँ रख दो और पहले मिमिक्री करके दिखाओ।
अब ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। हमें दुनियादारी नहीं पता थी, ये बात अलग थी, लेकिन एक एटीट्यूड तो हमारे अंदर भी था। तो हमने कहा सर भोजन तो हम करके ही करेंगे, भोजन करने के बाद में हो सकता है कि हम मिमिक्री करते, उससे पहले तो हम नहीं करेंगे। इतना कहने की बात थी कि उन्होंने हमारा कॉलर पकड़ लिया। अब ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मतलब हमारा कॉलर जो था इस तरीके से पकड़ा था। और बचपन के अंदर हालांकि शरीफ बहुत थे, अग्रवाल बहुत थे, ऐसा कुछ था, लेकिन अच्छी खासी लड़ाई भी होती थी। अब फर्स्ट ईयर का कोई नया व्यक्ति आया हुआ है और फोर्थ ईयर का जो सबसे बड़ा गुंडा है वो अगर भरी मैस के अंदर आपका कॉलर पकड़ रहा है तो अब आप क्या करोगे। नॉर्मली उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने खींच कर पंच जो था वो सामने फोर्थ ईयर के जो वो थे बंधु गॉड साहब, उनको खींच कर मुँह पे मार दिया। और मार दिया तो उस समय पे हिसार का हाल ये होता था कि गुंडागर्दी इस तरीके से रहती थी कि आप कॉलेजेस में हो तो जो आप वो फिल्म आई थी ना एक बीच में शाहरुख खान की आई थी जिसमें वो हाथ के अंदर नक्कल्स वगैरह पहनते थे और ये सब कुछ पहनते थे, तो उन्होंने और उनके जो 4 दोस्त थे वो चारों के चारों जो थे वो पहन लिए और उन्होंने वो नक्कल्स तक पहने हुए थे। तो जब उन्होंने मेरे ऊपर मारा और लड़ाई हुई तो मेरे सिर का यहाँ से पूरा जो है ये फट गया। ये फर्स्ट ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जब फट गया तो उस समय पे मुझ में गुस्सा और मुझ में एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि लड़ाई हुई और उनमें से जो गॉड था उसकी मैंने शर्ट फाड़ डाली। मतलब जब मैंने उसके कॉलर पकड़े, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उसकी शर्ट फट गई। तो अल्टीमेटली उन चारों ने मुझे मारा, लेकिन मारने के बाद में वो जब खून आया तो एकदम मैस के सारे लोग जो है वो खड़े हो गए बच्चे, और एकदम जो है उन्होंने बीच बचाव करके हमें छुड़ाया। मैं ऊपर गया अपने कमरे के अंदर और ब्लड जो था वो यहाँ से पूरा निकल रहा था। और निकलने के बाद में फिर मेरे जितने भी दोस्त वो थे फर्स्ट ईयर में, उन्होंने कहा अरे भैया इसको मतलब आराम से तू करवा ले और तू उससे पंगा मत ले, वो बहुत ख़तरनाक व्यक्ति है, फ़ायदा नहीं है लड़ाई करने का। और उस समय पे जुनून भी था और दिमाग में भी ये था कि नहीं कुछ करना है भैया, आप बाहर आए हो भैया, ज़िंदगी जीने का कोई ऐसा वो है नहीं कि गिर पड़ के जीनी है और कुछ ढंग की जीनी है। तो इतना आने के बाद में गुस्सा इतना था, फिर मैं वहाँ से सीधा निकला और वार्डन के पास गया। वार्डन के पास गया और सीधा हम सिविल हॉस्पिटल गए। सिविल हॉस्पिटल जाने के बाद में जाहिर सी बात है आपको अगर इस तरह की लड़ाई झगड़े हुए हैं तो पुलिस बुला ली जाती है। वहाँ पे प्रॉपर एफआईआर लिखी गई और मतलब वो कंप्लेंट दर्ज की गई और उसके बाद में उसके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद में वार्डन ने इसको स्ट्रिक्टली लिया और उसको रैगिंग के केस के अंदर जो है वो भाई जो है उसके खिलाफ केस बन गया। उसके बाद में अगले 20-25 दिनों तक मेरे ऊपर अकेले दबाव बनाया गया, मेरे सीनियर्स के थ्रू, सबके थ्रू, और सब लोग हैरान थे। वो हैरान इसलिए थे कि फर्स्ट ईयर में आया हुआ एक लड़का है, फोर्थ ईयर के गुंडे से उसने अकेले पंगा ले लिया 4 लोगों से, और अभी भी वो उनसे डर नहीं रहा। और मेरे पास दुनिया जहान की धमकियाँ जो आ सकती थी वो आई मेरे सीनियर्स के थ्रू। अरे तू घर से दूर आया हुआ है, तू हिसार में आया हुआ है, तुझे पता नहीं है यहाँ पे व्यक्ति गायब हो जाता है रात को, तुझे अंदाज़ा नहीं होगा क्या होगा। बट सम हाउ मतलब अंदर डर भी नहीं लगा और कुछ नहीं हुआ। इसमें एक टर्निंग पॉइंट तब आया कि हम मतलब मैं इस तरह से बैठा हुआ था और मेरे एक दो जो रूममेट्स थे, कम से कम उन रूममेट्स को मैंने बता दिया था भैया मेरा स्टैंड चेंज नहीं होने वाला, इसके अंदर वार्डन की जो कार्रवाई है वो भी पूरी होगी, गॉड के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी होगी और एफआईआर जो हुई है वो भी होगी। और पूरी यूनिवर्सिटी में हल्ला था क्योंकि मुझसे पहले आज तक किसी व्यक्ति ने गॉड से सीधा पंगा नहीं लिया। और सीधा पंगा होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए, वार्डन के पास कंप्लेंट भी हो जाए और उसको वापस लेने की बात में ज़िद में हट जाए बंदा, और मेरे सीनियर्स मुझे मनाकर थक गए, मैं अकेला खड़ा था और बाकी सारे लोग जो थे उसको समझा रहे थे। वो पहला टाइम था जब गॉड को 5-6 दिन बाद भी लगा कि ये बंदा कंप्लेंट वापस नहीं लेगा, तो ये खतरे की बात आ गई। और उसके बाद में जो है उसने अलग अलग तरीके की जब धमकियाँ सब कुछ दे दी तब भी नहीं बात बनी। फिर अकेले गॉड एक दिन मुझे समझाने के लिए मेरे हॉस्टल के रूम में आना चाह रहा था। उस समय बात थी शाम के समय पे मैं थोड़ा सुंदरकांड का पाठ करता था, बाय चांस उस समय पे मंगलवार था, और मेरे रूममेट को जैसे मैंने बताया मेरे रूममेट्स का भी समर्थन था, मुझे ठीक ठाक था, हम 3 लोग थे एक रूम में। तो वो भी सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। उससे पता चलता है कि अगर व्यक्ति सच्चा हो और अपनी जगह पे सही हो तो वो कितने लोगों के स्टैंड्स को बदल सकता है। ये सीखने की चीज़ है। मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जब भी ये वीडियो देखें या कोई भी व्यक्ति वीडियो देखे वो इनसे सीखे कि अगर आप सच्चे हैं तो आप अपने स्टैंड पे टिके रहें, भगवान आपका साथ देता है। तो जब गॉड था तो गॉड को 5-6 दिन बाद लगा भाई यार ये कौन सी टेढ़ी खीर है, इसको इतना समझा रहे समझ में नहीं आ रहा। तो वो इस मंशा से आया था कि मेरे रूम में घुसेगा, 4 चपेट और लगाएगा, कुछ डराएगा या कुछ करेगा और उसके कारण जो है मैं वो कंप्लेंट वापस ले लूँगा। ऐसी कुछ मंशा रही होगी प्यार से समझाने की, मारने की। वो अपने 1-2 बंदों को लेकर सीधा मेरे हॉस्टल के रूम में आया। उस समय पे मंगलवार का टाइम था शायद, और मैं शाम को बैठ के 5:30 से 6:30 तक का समय था, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। और ये अच्छी चीज़ रही, हमारे माता जी ने बचपन से हमें सिखाया भी थोड़ा स्पिरिचुअली।
हालांकि स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। मैंने बहुत प्रश्न लगाए ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे, लेकिन आज जो मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि बचपन से संस्कार ऐसे मिले, इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी तार्किक शक्ति के आगे जब मैं फेल हो गया तब मैंने ईश्वर के होने का अनुभव जो है महसूस किया। इस बायोग्राफी सीरीज़ के अंदर जब मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए जाता था और मैं कहाँ कहाँ नहीं गया और किन किन रास्तों से नहीं गया और ईश्वर के होने का अनुभव कितने खूबसूरत तरीके से ईश्वर ने मुझे दिलाया, वो भी आपको इस बायोग्राफी सीरीज़ में पता चलेगा। इंपॉर्टेंट एपिसोड्स केवल कवर करेंगे। ज़िंदगी तो वैसे बहुत रोमांचक रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं जो आपको भी सुनने में मज़ा आए, मैं कोशिश करूँगा केवल वही डालूँ और जिनके साथ कंट्रोवर्सी ना हो। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ तो जीवन के ऐसे पहलू होते हैं जो आप नहीं बता सकते वीडियो में, क्योंकि अभी भी वो लोग है मेरे आसपास, तो उनको बता देंगे तो उससे भी जीवन जो है बड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो 15-20 साल बाद बताएंगे जब वो चीज़ें शांत हो जाएंगी। तो वहाँ पे जो था, गॉड जब मेरे रूम के अंदर आया, उस समय मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और करे हुए 10-15 मिनट ही हुए थे। आप सब जानते होंगे कि सुंदरकांड का पाठ करने में पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, तो मैं तो यहीं हिलने वाला। तो जैसे ही गॉड आता था तो एक वो होती थी, एक कमरे में कटसी होती थी, मेरे बाकी 2 रूममेट्स खड़े हो गए और नॉर्मली एक अलमीरा होती थी हॉस्टल में। अलमीरा के अंदर एक जो उसके अंदर खाना है उसके अंदर आपने भगवान की मूर्ति लगाई हुई है, आप टेबल पे बैठे हो और आप पाठ कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है मैं तो सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, ढंग से कर रहा हूँ और पूरी मन लगन से कर रहा हूँ। अपना ये आदत भी रही है, करो तो ढंग से करो, नहीं तो क्यों करना भैया। तो वो लगन से कर रहा हूँ। तो गॉड आया, आने के बाद में अब मेरे बाकी 2 रूममेट्स तो खड़े हो गए और मुझे तो खैर पता भी नहीं चला कि वो आया है, बट वो अंदर आके बैठा था पीछे। तो मेरे रूममेट्स ने बाद में बताया और मैं बोल के पढ़ता हूँ, मैं बोल के पढ़ रहा हूँ और बोलने की जो है वाक्पटुता आप देख ही रहे हैं जो अभी है, वो उस समय पे भी वरदान था। तो अच्छी बोल के ढंग से स्पष्ट जो है आवाज़ के अंदर शब्दों के साथ में हम उसका पाठ कर रहे थे। तो जब गॉड आया तो वो आराम से पीछे ये बैठा रहा कि भैया ये कुछ पूजा कर रहा होगा, उसको नहीं पता कि भैया सुंदरकांड क्या है क्या नहीं है, उसने नहीं पढ़ा कभी। वो सोचा 5-10 मिनट की पूजा होगी, पूरी हो जाएगी। वो पीछे बैठा रहा तो वो देख रहा है यार हनुमान जी की पूजा इस तरह कर रहा है। उस समय पे एक्चुअली मुझे पता चला कि मंत्रों की शक्ति होती है, आपकी जो आपका बोलने का प्रभाव होता है ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसीलिए बच्चों को पाठ करना सिखाइए और उच्च स्वर में पाठ करना सिखाइए। ये हमारे अंदर एक अलग तरीके की प्रबल शक्ति जो है, हमारी वाक शैली होती है या जो हमारी प्रभाव होता है जो शब्दों का, उसके अंदर बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। तो जब हम कर रहे थे वो 5 मिनट 10 मिनट बैठा रहा और 15 मिनट बैठा रहा। उसने मेरे रूममेट से पूछा कि भैया इसकी पूजा कब तक चलेगी। तो उसने भी चुटकी लेते हुए कहा कि भैया ये तो हर रोज़ पाठ करता है खंड और ये तो पौने घंटे तक नहीं लेगा, तो इसका तो ऐसे ही रहेगा। और वो 10-15 मिनट में जब मैं वो पाठ कर रहा था, उसने गॉड के हृदय के ऊपर एक ऐसा घात मारा कि उसको अंदर तक डर लग गया। उसको ये पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है इसको हिलाना मुश्किल है, इसके लिए कुछ और निकालना पड़ेगा, इसको डराकर या धमकाकर इससे एप्लीकेशन वापस नहीं आ सकती। तो जब ऐसी चीज़ हो गई तो उसने फिर 2nd और 3rd ईयर के जो मेरे सीनियर्स थे उनके पास में रिक्वेस्ट लेटर भिजवाई और उसने माफ़ीनामा भिजवाया उनके हाथ और ये कहा कि भैया देख, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, आज गॉड तुझसे माफ़ी मांग रहा है। एक बंदे की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है अगर तू अपनी FIR वापस नहीं लेगा या कंप्लेंट पुलिस में, उस समय FIR नहीं हुई थी, वो कंप्लेंट हुई थी। FIR अभी दर्ज नहीं करी थी पुलिस ने, 6-7 दिन हुए थे। तो कंप्लेंट वापस नहीं लेगा पुलिस से या यहाँ नहीं करेगा रैगिंग में, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और वो तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, ज़िंदगी में पहली बार यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा गुंडा है वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ये मत करो और ये चीज़ है। यहाँ पर ईश्वर ने फिर जो थी बुद्धि ये दी कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार है और उसको लग रहा है तो उसको कहा गया ठीक है भैया, रैगिंग वैगिंग जो है वो कभी नहीं होगी। हमारे यहाँ का जो हमारे डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति बाहर के किसी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को कोई भी रैगिंग वगैरह नहीं देगा। इसमें मेरे सीनियर्स ने सब ने एग्री कर दिया और उन लोगों ने फिर उसके बाद में ये पहला एक परिवर्तन था जो यूनिवर्सिटी में 1st ईयर के अंदर जब हम रहते थे तब ये आया था और आने के बाद में जो है ये चीज़ रही थी। और तो ये एक मतलब ये पहली चीज़ मुझे लगी जो मैंने आपको बताई, डब्बू से हीरोइक बनने की जो मेरी कहानी है उसका पहला स्टेप था जिसको मैंने रियलाइज़ किया था। अपने घर में रहते हुए कभी मैं इस तरह के हीरोइक काम कर नहीं पाया क्योंकि माता पिता के रहते हुए आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रहते हैं। बाहर जब जाते हैं तब आप स्वच्छंद होते हैं, आप जो करोगे उसका अच्छा इफ़ेक्ट बुरा इफ़ेक्ट आप ही को झेलना होता है। और वही मैंने वीडियो में बताया कि दैट इज़ द रीज़न कि मैं अपने बच्चों को जो है पहले से ही दुनियादारी, ये सारी समझदारी ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी ये है जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए।
और ईश्वर का सानिध्य उन्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत एडवेंचरस होती है। इसको जीने के लिए जो है थोड़ा सा दम चाहिए। आप थोड़ा सा करेज लेकर आओ तो ज़िंदगी जो है वो किसी मूवी से कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स हैं। आपको ये जान के अभी मैं आगे शायद मिलेगा, मैं छोटा रैप में बता दूं, मेरी 21 गर्लफ्रेंड्स रही थी, 21 गर्लफ्रेंड्स। तो आप सोचिए, और एक भी गर्लफ्रेंड के साथ में हमने कुछ भी कभी ऐसा नहीं किया जिसके ऊपर जो है उसको या उसके परिवार वालों को कभी कोई दिक्कत या कुछ ऐसी महसूस हो। और ये सोचिए कि उनमें से एक एक लड़की मैं अभी तक जानता हूँ जो 21 रही हैं, वो अगर आज भी उस एपिसोड को याद करेंगी तो उनको भी बहुत खुशी होगी और हमें भी बहुत खुशी होगी। तो ईश्वर ने ऐसा बेहतरीन जीवन मुझे अभी 38 ईयर्स के अंदर दिया है, जिसके बारे में जब मैं याद करता हूँ या जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ या जब मैं लिखता हूँ, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की कोशिश करी थी, तो मज़ा आता है। जो पढ़ता है उसको भी मज़ा आता है और मुझे भी बताते हुए मज़ा आता है। तो मुझे लगता है आज बायोग्राफी के पहले एपिसोड के अंदर जब मैंने आपको अपने डब्बू से हीरो बनने की पहली कहानी, जो इस तरह के बहुत एपिसोड्स आएंगे, ये तो एक बहुत छोटा सा श्रृंखला है जो मैंने आपको बताई है। अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, तो कोशिश करूँगा आपके पास लेकर आने की। और इसको हम प्रचार नहीं करेंगे इसका। जो लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, केवल उन्हीं के लिए मैंने बनाई कि चलो यार, जीवन के अंदर कुछ एक अलग मोड़ होना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। तो बताइएगा, जो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो इसको कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, है ना। तो अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग देखते हैं और बढ़िया लगते हैं तो मैं कोशिश करूँगा। और सीरीज़ वैसे तो मैं बनाता ही रहूँगा, बस ये फ़र्क हो जाता है कि मैं उसको प्राइवेट में डाल रहा हूँ, केवल अपने देखने के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के देखने के लिए बना रहा हूँ। अच्छा लगता है। कल मैं कुछ वीडियोस, तो ये तो आप ही लोगों ने हौसला दिया है मुझे कि मैं ये वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मैं ना अभी पीछे कुछ भी वीडियो डाल देता था, जो भी दिमाग में विचार आया डाल देता था। बट मुझे जान के ये खुशी है आप लोग उसमें से देखते हैं, यू जस्ट उसमें से ही मेरे को कमेंट आ जाता है कि नहीं यार, ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने इसमें। तो फिर मुझे लगता है यार, जब अच्छा विचार आ रहे हैं तो साझा करो उसको, किसी भी तरह करो, जस्ट स्प्रेड द गुड वाइब्स। अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बायोग्राफी की जो सीरीज़ मैं बताऊंगा, इससे युवाओं को या हमें अपने बच्चों की परवरिश करने के अंदर कुछ ना कुछ एक अलग एंगल और अलग जानकारी ज़रूर मिलेगी। मज़ा आएगा, आगे भी उम्मीद है। डालिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट डालिएगा या व्यक्तिगत मुझे व्हाट्सएप डाल के बताइएगा। भारत वंदे मातरम।